गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 1 मई 2020 है और 1 मई को मे डे भी कहा जाता है। तो इसको मे डे क्यों कहा जाता है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि दो सितारे अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो काम है वो हमेशा हमारे बीच में रहेगा और वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। एक हैं इरफान खान साहब और दूसरे हैं ऋषि कपूर। ऋषि कपूर साहब ने एक कोट है, उनका एक स्टेटमेंट है कि पैशन फॉर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा मानना ये है कि पैशन जो है वो हमारे काम का एक फ्यूल है। इट्स लाइक ए फ्यूल के जो भी काम, कोई भी काम, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे कोई भी आपका प्रोफेशन क्यों ना हो, अगर उसके प्रति आप पैशनेट हैं तो आपको जेन्युइनली वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सीलेंस जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ उनका एक वीडियो कल बहुत वायरल हुआ। ये वीडियो उनका लास्ट वीडियो था और वो हॉस्पिटल के बेड में हैं और एक लड़का जो है वो कोई एक गाना गा रहा था और फिर ऋषि कपूर साहब ने उस लड़के को आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देते वक्त उन्होंने एक एडवाइस भी दी। एडवाइस ये थी कि अगर शोहरत हासिल करनी है, बेसिकली सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो मेहनत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ए टच ऑफ लक, या फिर एक थोड़ा बहुत लक भी, थोड़ी किस्मत, उन्होंने कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ऋषि कपूर साहब ने मेहनत को दिया। तो आप सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है। इनकी मदद की है कुछ IAS ऑफिसर्स ने, ताकि ये एक बेस्ट क्वालिटी का हम स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन कर सकें। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को टारगेट करता है ये स्मार्ट कोर्स। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज हमारी स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे टेबल के ऊपर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। डेटा बिकम्स न्यू ऑयल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है, ये मिंट का आर्टिकल है। रिलीजन एंड फ्रीडम, ये हिंदू का एडिटोरियल है। WHO क्राइसिस एंड मल्टीलैटरलिज्म, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नीडेड ए पेंडेमिक पेटेंट पूल, ये हिंदू का आर्टिकल है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट, ये भी हिंदू का आर्टिकल है। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। विच नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, नीचे दिए गए देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है? A इराक, B सऊदी अरेबिया, C कुवैत या फिर D बहरीन। डेटा बिकम्स न्यू ऑयल, ये डेटा इज द न्यू ऑयल, ये जो फ्रेज है ये कॉइन किया था क्लाइव हम्बी ने। क्लाइव हम्बी एक मैथमेटिशियन है और 2006 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। कहने का मतलब ये है कि ऑयल यानी कि जो फ्यूल है वो आज तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता था और है भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज की अगर बात करें 2006 में ऑयल और डेटा जो हैं वो शायद इक्वल थे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है डेटा जो है वो ऑयल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, खास करके एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से। इंसिडेंट ये है कि 1-2 दिन में ही ये चीज़ हुई कि एक तरफ ऑयल की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई, -$40 तक। यानी कि अगर आप ऑयल का एक बैरल खरीदेंगे तो आपको $40 दिए जाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है वो अभी हम 3-4 दिन पहले ही इसको विस्तार से समझ रहे थे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको इसमें डाउट है माइनस ऑयल की कीमत माइनस क्यों हो गई और ये कैसे होता है, तो 1-2 दिन पहले के जो लेक्चर्स है उसको देख लीजिएगा। आपको पूरी डिटेल जो है वो मैंने एक्सप्लेन की थी। ये जब खबर आई उसी खबर के साथ एक दूसरी बड़ी खबर आई और ये डेटा और ऑयल दोनों को, एक ऑयल के साथ जुड़ी हुई खबर थी वो हमने देख ली। डेटा के साथ जुड़ी हुई खबर ये थी कि फेसबुक ने ये अनाउंसमेंट किया कि जियो प्लेटफॉर्म्स का वो 10% जो है वो खरीदने वाला है। बेसिकली जियो और फेसबुक के बीच में एक प्रकार की एंगेजमेंट होने वाली है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम शायद आपने सुना होगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये सपना था और ये सपना भारत देश ने अचीव भी कर लिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में ये 4 जो बड़े शहर हैं उनको हाईवे के साथ कनेक्ट करना था
और ये जो हाईवेज़ हैं, ये सिर्फ हाईवेज़ ऐसा नहीं है कि 4 शहरों को कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स 4 शहरों के साथ साथ बहुत सारे छोटे शहर, बहुत सारे छोटे छोटे टाउन, बहुत सारे एरियाज़ को एक दूसरे के, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे देश को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने का काम जो है वो इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने किया। इसी प्रकार से आज के ज़माने का एक नया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 सीज़ हैं। जैसे यहाँ पर 4 शहर थे, यहाँ पर 4 सीज़ हैं। एक है कंटेंट, दूसरा है कैरियज, एक है कस्टमर और एक है कॉमर्स। आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। डोंट वरी, ये एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। आज तक आपने देखा कि कंटेंट, कैरेज, कस्टमर, कॉमर्स, ये अलग अलग कंपनीज ने ऑन किया था। फॉर एग्जांपल टीवी की बात करें, टीवी और स्टूडियोज जो हैं वो कंटेंट पैदा करते थे। टेलीकॉम जो है वो कैरियज, कस्टमर्स जो हैं उनको मल्टीपल प्लेयर्स टच करते थे। कॉमर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन रिटेलर्स जो हैं वो कॉमर्स को देख रहे थे। तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो कोई ना कोई एक सी के साथ डील करती है, कंटेंट के साथ, कैरियज के साथ, या फिर कस्टमर के साथ, कॉमर्स के साथ, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक से भी ज़्यादा सी को कवर किया। फॉर एग्जांपल अमेज़ोन की बात करें तो कॉमर्स और कस्टमर, AT&T की बात करें तो टाइम वॉरेन को ख़रीद लिया, तो कैरियज और कंटेंट दोनों को सर्व करती हुई ये कंपनीज बनी। लेकिन ये जो जियो और फेसबुक के बीच में जो पार्टनरशिप है, ये चारों के चार, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, उसको ये कंपनी जो है, ये जो दोनों की पार्टनरशिप जो है, वो चारों की चारों चीज़ों को, चारों कॉर्नर्स को, चारों सीज जो हैं, चारों सीज को ये ऑन कर लेगी या फिर उनकी मालिक बन जाएगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा। ऑफ कोर्स इट विल बी गुड डिस्ट्रप्शन। कंटेंट की बात करें, राइट, तो कंटेंट में आप देखिए एक सावन है, जियो सावन मोबाइल ऐप है, तो उसमें म्यूज़िक हमें सुनने को मिलता है। फिर नेटवर्क वन करके जियो की एक न्यूज़ चैनल भी है। फिर उनके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे जियो के ऐप्स हैं, तो मूवीज़, फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर्स आपको मिलते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ने को मिलती हैं। तो बहुत सारा कंटेंट उन्होंने कवर किया है। एज़ फार एज फेसबुक इज़ कंसर्न, व्हाट्सएप इज़ कंसर्न, इंस्टाग्राम इज़ कंसर्न, तो हम सब जो हम हमारी तस्वीर अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम में, तो दैट इज़ ऑल्सो ए कंटेंट, राइट। अगर हम फेसबुक में कोई चीज़ शेयर करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, खास करके अपलोड करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कंटेंट ही क्रिएट हुआ है। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं वो कंटेंट ऑलरेडी क्रिएट कर रही हैं। फिर कैरेज की बात करें तो जियो इज़ ऑलरेडी इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम, 350 मिलियन जितने इसके वायरलेस के कस्टमर हैं। और आपको पता है कि जियो फाइबर के माध्यम से पूरे देश में अब कुछ ही टाइम में हमें डेटा हाईवेज, स्ट्रीट्स, एलीवेज, हर जगह पर जैसे ये जियो देखने को मिलता है वायरलेस, इसी प्रकार से वायर्ड जियो भी हमें देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के ही प्रोडक्ट्स हैं। कॉमर्स की बात करें तो अमेज़ॉन, वॉलमार्ट का जो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट ख़रीद लिया, तो अमेज़ॉन, ये फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स बिजनेस में लगभग 2% जितना, हमारे देश में रिटेल की बात करें तो 2% जितना जो है वो ये कंपनी संभालती है। फिर भी हमें लगता है कि दिस इज़ ह्यूज। कि आपको पता है कि 90% जितना आज भी जो रिटेल सेल्स हैं, रिटेल प्रोडक्ट्स का 90% जितना सेल्स जो हैं वो छोटी छोटी किराना की जो दुकानें हैं वहाँ से होता है। और ये सारी दुकानों पर अगर आप जाएंगे तो इनके ऑनर्स जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये एक इजी चीज़ बन जाएगी दोनों कंपनीज के लिए। जियो मार्ट और व्हाट्सएप मिलकर हमारी जो छोटी छोटी किराना की शॉप्स हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। छोटे बड़े ऑर्डर्स जो हैं, जो ख़रीदने के लिए हमें किराना की स्टोर पर जाना पड़ता है, तो आप घर बैठे ऐप के माध्यम से चीज़ों को ऑर्डर कर पाएंगे, आपको घर तक वो चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो दिस इज़ देयर कॉमर्शियल पार्ट। जो सी हैं उसमें जो कंटेंट हैं, कैरेज हैं, तो ये रहा उनका कॉमर्स। और उसके बाद हैं कस्टमर की बात करें तो ऑलरेडी जियो को पता है आपकी बिलिंग हैबिट के बारे में, जियो को पता है कि आपका डेटा यूसेज जो है वो किस प्रकार का है। सेम थिंग गोज़ विद फेसबुक, उनको भी आपकी बहुत सारी हैबिट्स के बारे में पता है। तो ये सारा डेटा जो है उसका इस्तेमाल करके वो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे आपकी शॉपिंग हो,
और चाहे आपको कंटेंट सर्च करना हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी तो चांसेस बहुत कम होंगे कि आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, isn't it? तो ये हैं एक नया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब आप इसके बारे में सोचिएगा, राइट। ये अब देखिए, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, दोनों कंपनीज जो हैं वो डेटा को लेकर दोनों के व्यूज़ जो हैं वो थोड़े अलग हैं, रिलायंस और फेसबुक के। फिर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनसे भी एक ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कंपनीज लेट्स से मिल जाती हैं आने वाले टाइम में, तो ये 4 C's जो हैं उसमें हमें एक नया ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आर्टिकल, ये जो चीज़ है वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। ये एक नया बदलाव है, शायद हमें ये बहुत नया लगे, लेकिन आने वाले टाइम में दिस विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर एक छोटा सा एडिटोरियल है, रिलीजन एंड फ्रीडम। एंड इस एडिटोरियल का जो व्यू पॉइंट है वो हमारे देश के प्रति थोड़ा नेगेटिव है, गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव है। देश के प्रति तो वॉन्ट बी राइट वर्ड, बट आई वुड से गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव है। बेसिकली जो USCIRF, USA की जो कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उन्होंने भारत को पाकिस्तान, फिर नॉर्थ कोरिया और ऐसे कुछ दूसरे देश हैं उसकी लाइन में खड़ा कर दिया है कि हमारे देश में रिलीजन या फिर धर्म की स्वतंत्रता इन सारे देशों के बराबर हैं। जैसे कि पाकिस्तान में है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, या फिर दूसरे ऐसे कुछ देश का लिस्ट जो है, उस वहाँ पर जितनी धर्म की स्वतंत्रता है उतनी ही धर्म की स्वतंत्रता भारत में है। द थिंग इज़, एडिटोरियल भले ही हिंदू न्यूज़पेपर का क्यों ना हो, राइट, आई डोंट एग्री विद दिस एडिटोरियल। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ही हर एक स्टूडेंट को मानना है, राइट। आपके भी व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं। यहाँ पर सरकार की बात ऐसा नहीं है कि सरकार को बताया है तो इसलिए मुझे बुरा लगा है, या फिर दिस बुरा लगाने की बात नहीं है, एक लॉजिकल पॉइंट की बात है कि भारत देश जो है, अगर आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो भारत की जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति ऐसी है, मीन्स बहुत ही कम देशों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हर एक प्रकार के आइडियाज़ को, हर एक प्रकार के रिलीजन को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर आप एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री भी देखेंगे, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, राइट। और अगेन आई वांट यू गाइस कि आप ब्रॉडली इसको देखें। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एग्जांपल अगर आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया को, तो आपको देखने को मिलेगा साउथ में आपको शिव धर्म फॉलो करने वाले लोग मिलते थे, और नॉर्थ में विष्णु की पूजा करने वाले लोग मिलते थे, राइट। ये उस टाइम पर भी ये दो ऐसा नहीं, मीन्स प्रीडोमिनेंटली एरियाज़ में नॉर्थ में विष्णु और साउथ में आपको शिव की पूजा करने वाले लोग ज़्यादा मिलते थे। लेकिन उस टाइम पर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि धर्म के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर दो अलग अलग पंथ के नाम पर लोगों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया हो। और उसके बाद तो हमने देखा कि जो एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे वो भी हमारे देश में आए। जब इस्लाम की स्थापना हुई तो वहाँ से भी बहुत सारे अरब जो हैं, वहाँ से इन द सेंस के अरबिक जगहों से बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो हमारे देश में आकर सेटल हुए। बड़ी बड़ी मस्जिदें जो हैं वो आज से कुछ 1000 साल पहले भी हमारे देश में देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं कि आप देखेंगे कि किसी हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए पैसे दिए हों, किसी मुस्लिम राजा ने मंदिर के लिए पैसे दिए हों। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में हैं, और ये हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है। तो फिर यूएसए की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे, तो ये स्टेटमेंट जो है वो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि हमारे देश में ये स्वतंत्रता है, और गवर्नमेंट ने, भारत सरकार मीन्स हमारा देश जो है उसमें सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगर दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ये देश के लिए बुरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक धर्म को ज़्यादा वेट दिया है और किसी एक धर्म को कम वेट दिया है। दैट इज़ नॉट देयर। दूसरी एक चीज़, इज़राइल भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है, राइट। तो इज़राइल जो है वो एक ज्यूइश कंट्री है, राइट। तो वहाँ पर नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है।
तो ऐसे बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की ही बात करें तो यूएसए क्लियरली एक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चर्च की तरफ झुका हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन भारत जैसे देश के बारे में इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई आई थिंक एजेंडा होगा, या फिर कोई ऐसा कोई प्लान होगा। आई एम नॉट श्योर कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 1929 की बात है, अप्रैल 1929 टू बी प्रिसाइज, स्मॉल पॉक्स का एक कहर हुआ उस टाइम पर, और एक शिप थी SS टस्केनिया। तो ये जो SS टस्केनिया है वो मुंबई से लिवरपूल वाया मर्सेल्स यानी कि फ्रांस होकर ये लिवरपूल यानी कि इंग्लैंड तक पहुंची। और उस टाइम पर बहुत सारे यहाँ पर इस शिप में ट्रैवल करने वाले लोग जो हैं उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो इससे यूरोपियन हेल्थ और यूरोपियन ट्रैवल क्राइसिस पैदा हुई। फ्रांस ने वे सारे लोग जो यूके से फ्रांस आते हैं, अगर वैक्सीनेशन के बिना वो आते हैं तो उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया। फिर यूके ने इसका विरोध किया, और बिजनेस और ये सारी चीज़ें, बेसिकली आज जो हम लॉकडाउन की सिचुएशन देख रहे हैं तो इसी प्रकार की सिचुएशन उस टाइम पर एक माइल्ड फॉर्म में, लेकिन फिर भी उस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ये देखने को मिली थी। तो उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, LNHO। जैसे आज WHO है तो उसी प्रकार का WHO से पहले दुनिया के पास था LNHO। LNHO ने इस पर्टिकुलर स्मॉल पॉक्स को लेकर एक बुलेटिन प्रोवाइड किया, और LNHO जो है इसको इम्पार्शियल और क्रेडिबल माना जाता था कि LNHO ने अगर कुछ कहा है तो वो सही ही होगा, क्योंकि इम्पार्शियल रहा है, किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं था ये LNHO। और उस टाइम पर भी लोग जो हैं डेटा शेयरिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि हिटलर ने 1933 में जर्मनी को LNHO से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी डेटा सप्लाई करना जो है वो हिटलर ने बंद नहीं किया। यानी कि जर्मनी ने डेटा जो है, डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ जो डेटा जो है वो तो जर्मनी इसको प्रोवाइड करता ही था, ताकि पूरी दुनिया के बारे में मीन्स जो ऑथेंटिक डेटा जो है वो हर किसी को मिलता रहे, और ये सारा जो ऑथेंटिकेशन वाला डेटा जो है वो हर किसी तक पहुंचाया जाए। तो LNHO का ये रोल था, और LNHO को माना जाता था कि ये एक प्रकार से सेंट्रल फायर स्टेशन है। अगर कहीं पर आग लगेगी तो अलार्म करना लोगों को और पानी पहुंचाने का काम जो है वो LNHO करती थी। तो एक एग्जाम्पल है ये कि ऐसा इनका एक काम था, और लोग इसको रिस्पेक्ट, लोग यानी कि देश जो हैं वो LNHO की बात को मानते भी थे और रिस्पेक्ट भी करते थे। और जी ये जो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया LNHO ने, उसी के बाद ही ये जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका कहीं ना कहीं जो जन्म है, इसकी जो प्रेरणा है, इनोवेशंस जो हैं वो LNHO के माध्यम से ही हुए हैं। तो ये एक छोटी सी GK टाइप इन्फॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई है। नाउ द थिंग इज, आपको पता है कि यहाँ पर ये बलून नहीं है, राइट, दिस इज़ ए बॉम्ब दैट ही इज़ ट्रिगरिंग। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने WHO को फंड देने से मना कर दिया, बता दिया है कि अब USA शायद कभी भी WHO को फंड नहीं देगा, क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि WHO जो है वो प्रो चाइना है, चाइना की तरफ झुका हुआ है। ये भी बताया जाता है कि मिस्टर ट्रंप ने अपनी खामियों को छुपाने के लिए एक नया इश्यू क्रिएट किया, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो WHO के ऊपर चला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेडिकल डेटा है, मेडिकल डेटा इम्पार्शियल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, राइट, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा के साथ डील करती है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, राइट, इम्पार्शियल यानी कि किसी भी पक्षपात इसमें नहीं होना चाहिए। WHO या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक लंबे टाइम से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मीन्स आज उतना वक्त नहीं है कि मैं इन सारी डिटेल्स को आपको दे सकूं, लेकिन IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के ही लोग जो हैं इसके प्रेसिडेंट्स और चेयरमैन और बना करते थे। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, इनका ही यहाँ पर दबदबा था। UN में भी यही चीज़ है। सेम थिंग गोज़ विथ WHO एज वेल, राइट। ये सारी चीज़ें आपको मीन्स, अब देखिए C राजा मोहन एक बहुत ही फेमस एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के स्कॉलर हैं, और इनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आपको बहुत पढ़ने को मिलते हैं। हफ्ते में एक बार तो आपको मिल ही जाएगा होपफुली इनका आर्टिकल।
काफ़ी अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। उन्होंने यूएन के जो एंटोनियो गुटरेस साहब हैं उनके बारे में बोला, और ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि इंडो पाकिस्तान, कश्मीर, सीएए, एनआरसी, ये सारे टॉपिक्स जब चल रहे थे तब एंटोनियो गुटरेस साहब ने ये बताया कि वो मीडिएटर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, दोनों देशों के बीच में रहकर वो इश्यू को सोल्व करना चाहते हैं, कश्मीर को सोल्व करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब चाइना की बात आती है, राइट, तब वो चुप बैठते हैं। तो चाइना के बारे में क्यों वो चुप बैठते हैं? यूएसए और चाइना की बात आती है तब ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि ऐसा मत करो, या फिर हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ एक क्लियर बायस है कि वो जो एक नया उगता हुआ सूरज जो है चाइना, तो उसके प्रति इतने हार्श शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो बायलैटरल हैं, तो यहाँ पर हमने कभी भी इनवाइट नहीं किया यूएन को कि आप यहाँ पर आइए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। भारत ने कभी नहीं बुलाया, तो फिर पाकिस्तान तो चाहता है कि ये इंटरनेशनल मैटर बने, लेकिन भारत ने हमेशा से माना है, और दोनों देशों ने भी माना था, इंडिया और पाकिस्तान ने भी माना है ऑफिशियली, कि ये बायलैटरल इशू है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आईएमएफ के गीता गोपीनाथ जो हैं, उन्होंने जो शब्द बताए हैं वो हर एक देश के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इज़ वाइटल टू द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल रिकवरी। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर हम एंटी ग्लोबलाइजेशन बन जाएंगे, तो ये पूरी दुनिया के लिए नुकसान होगा। ऐसा गीता गोपीनाथ जो हैं, जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये बताया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे सेंटर्स हैं, WHO हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे 1950s के टाइम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे अब आउटडेटेड हो चुके हैं। नाउ वी आर इन 2020, राइट। अब जो देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वही देश सबसे ताकतवर है, ऐसा नहीं हम कह सकते। हाँ, डिस्ट्रक्शन के मामले में वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी सस्टेनेबल है। तो ह्यूमैनिटी को, वो सारे देश को ताकतवर मानकर उन सारे देशों को हमें मेन पोजीशन जो है वो देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल भूटान एक छोटा सा देश है, राइट, लेकिन बहुत ही इको फ्रेंडली कंट्री है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट को बचाना, जंगल को बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, ये सारी चीज़ें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ऐसे देशों को हमें ऑन बोर्ड लाना चाहिए। ऐसे देशों के पास डिसीजन होने चाहिए जो पीसफुली सोच सकें, ऐसे नहीं कि जो एग्रेसिव हैं, और एग्रेसिव के साथ साथ इनके पास वेपन्स भी हैं। ये रशिया, यूएसए, चाइना, राइट, फ्रांस, यूके, ये सारे देश इसमें एग्रेसिव एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं ये सारे। तो ये बदलाव हमें करने होंगे फॉर ह्यूमैनिटी। मूविंग ऑन, नीडेड ए पेंडेमिक पैटर्न पोल, ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 26 अप्रैल को दुनिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करती है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो इनोवेशन है वो लोगों तक पहुँचे। इनोवेशन और इन्वेंशन में एक डिफरेंस होता है। इन्वेंशन जो है वो लैब में होता है, इनोवेशन जो है वो मार्केट तक, वो जो इन्वेंशन है आपका, वो जब आप मार्केट में रिलीज़ करते हैं तो उसको कहते हैं इनोवेशन। फिर इनोवेशन रेडिकल होते हैं, इंक्रीमेंटल होते हैं। आईफोन 6 था तो फिर 8 बनाया, 7 बनाया, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड हुआ, तो दैट इज़ इंक्रीमेंटल, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ रही है। रेडिकल यानी कि नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन यूज़ कर रहे थे और ऑल ऑफ द सडन स्मार्टफोन किसी ने लॉन्च किया, पहला जो स्मार्टफोन आया, तो दैट वाज अ रेडिकल इनोवेशन, राइट। तो ये है डिफरेंस। आप जो घोड़ा गाड़ी यूज़ करते थे तो उसमें 2 घोड़े वाली गाड़ी या फिर 5 घोड़े एक्सेट्रा, तो दिस आर ऑल स्मॉल स्मॉल इनोवेशंस। लेकिन घोड़ा गाड़ी से डायरेक्टली आप चले गए मोटर कार पर, तो दैट वाज ए रेडिकल इनोवेशन। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अब कोई भी नई चीज़, जो हम चीज़ इनोवेट करते हैं, उसका लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है उनको भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैसे आपने, कितने सारे फेलियर्स के बाद आपने कोई चीज़ पैदा की है, कितने सारे लोगों को आपको सैलरी पे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा भी ना हो कि आपका इनोवेशन जो है वो फ्री में ही हर कोई यूज़ करने लगे, आपको भी कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि अब दूसरी कोई भी चीज़ भी उसके बाद बनाने को आपको मन करेगा। आपकी कंपनी जो है वो एक दूसरा टारगेट लेके फिर आगे बढ़ेगी। तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन्स, मेडिसिन, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है,
और इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जब तक हमें कोई दवाई या फिर मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक दुनिया की हालत जो है वो फिलहाल है ऐसी ही शायद हमें देखने को मिलेगी। इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन इज ग्रांटेड से इन वन कंट्री, इन order for the product to be available to the rest of the world, approvals will be required in each and every country। अगर इसकी दवाई बन भी गई तो भी ऐसा होगा कि एक देश में आपने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत की, दूसरे देश में बनाने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, उसके बाद तीसरे देश में बनाने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती ही रहती हैं, फिर चलती ही जाएगी, और कुछ 6 से 10 महीने का वक्त लग सकता है एक दवाई को मिलने में। ये भी बहुत ही फास्ट है अगर मिल जाए तो। और फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई चेन क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ों में भी 1-1.5 साल जो है वो लग सकता है। तो वक्त बचाने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दवाई बनाने वाली कंपनी, राइट, लेट्स से फार्मा कंपनीज, फिर इनोवेटर्स आपके हैं, रिसर्चर्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी हैं, तो इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए। ये सभी एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे तो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा स्पीडी हो जाएगी। तो ये जो टाइम है, टाइम यानी कि परमिशन का टाइम, ये सारी चीज़ें जो है इसका वक्त दुनिया के पास नहीं है। ये जो कोरोना वायरस का जो आतंक है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हम चीज़ों को, अगर कोई दवाई मिल जाती है तो वी वांट कि जल्द से जल्द ये दवाई जो है 1 महीने में हर एक देश के पास, हर एक जगह पर पहुंच जाए। तो इसके लिए ये कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस ट्रिप्स में कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात है कि अगर दवाई की जब बात आती है, मान लीजिए आपने कोई दवाई पैदा की, अब ये दवाई मलेरिया के लिए बहुत अच्छी है, एक नई दवाई है, ऑल टुगेदर एक नई दवाई है, तो फिर आपको कंपलसरी लाइसेंस भी देना पड़ेगा क्योंकि ये दवाई के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। ये ट्रिप्स में खास दिया गया है। आपको पैसे और सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप ही वो पैदा करेंगे और दुनिया भर तक पहुँचाएंगे। आपको दुनिया के अलग अलग देशों को अगर परमिशन वो मांगते हैं तो आपको ये चीज़ देनी भी पड़ेगी क्योंकि ये जीवन और मौत का सवाल है, इसलिए। लेकिन इसी के साथ साथ सोसाइटी को, इनोवेशन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ किसी ने पैदा की और फिर आप उसको कुछ आर्थिक या फिर कोई भी लाभ अगर नहीं मिला तो होगा ये कि फिर इनोवेशन करने का जो एक माहौल है वो नहीं मिलेगा। और इनोवेशन जो है उसके लिए रिसोर्सेज के साथ साथ कल्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनोवेशन में। तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है पेटेंट पूल। पेटेंट पूल में ये होता है कि अलग अलग इनोवेटर्स जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक पूल में यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी जो भी छोटी बड़ी इनोवेशंस हैं वो आप उसमें डाल देंगे और हर कोई जो है आपके इनोवेशंस का उपयोग कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई नई स्क्रीन बनाया, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल। मान लीजिए आप मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी है, तो ये रहा पूल, आपने कोई एक नई स्क्रीन, गोरिल्ला डिस्प्ले, व्हाटएवर ऐसा कोई बनाया और आपने फिर ये जो है वो पेटेंट पूल में डाल दिया। फिर दूसरी कंपनी ने गोरिल्ला डिस्प्ले को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई कि गोरिल्ला डिस्प्ले का कोई पार्ट उन्होंने कैमरा में यूज़ किया, तो फिर एक नया प्रोडक्ट बना। तो आप गोरिल्ला डिस्प्ले तो आपकी है, लेकिन ये जो नया कैमरा है वो भी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर होगी, इनोवेशंस एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाते हैं। और अगर किसी को ये गोरिल्ला डिस्प्ले भी यूज़ करनी है, किसी को ये नया जो कैमरा है वो भी यूज़ करना है, तो फिर उसके लिए लाइसेंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको पूल के पास जाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी देखभाल करती है और ये आपको लाइसेंस दे देगी और फिर आप इसका प्रोडक्शन जो है वो कर पाएंगे या फिर इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। आपको अलग अलग जगह पर, एक जगह पर डिस्प्ले का लेने जाना, परमिशन लेने जाना, लाइसेंस लेने जाना, दूसरी जगह पर कैमरा के लिए, तीसरी जगह पर कोई और चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं है। पेटेंट पूल में आपको सारी अलग अलग चीज़ों के लाइसेंस जो हैं वो एक ही लाइसेंस के माध्यम से सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी फ़ीस अप एंड डाउन हो सकती है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो उस हिसाब से फ़ीस जो है वो अप डाउन हो सकती हैं। तो यही चीज़ जो है वो इसमें भी हम कर सकते हैं। कोरोना वायरस के साथ जुड़े हुए जो भी नए छोटे बड़े इनोवेशंस जो हैं उसको एक पूल में रख दें, और अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू मिला, अगर कोई नई चीज़ आई सामने जिससे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर रॉयल्टी जो है, पूरी दुनिया को इसकी दवाई चाहिए, तो भले ही इसकी रॉयल्टी या फिर इसकी जो फ़ी है वो बहुत ही अगर आप कम रखें तो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होगा इन सारी कंपनीज़ को। और दोहा डिक्लेरेशन में भी यही बात है। पब्लिक हेल्थ जो है वो, दोहा डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत यही तय किया गया है कि पब्लिक हेल्थ की बात हो, मेडिसिन की बात हो, तब हमें एक दूसरे की मदद करनी है। और यहाँ पर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर
इस पुल के ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट, आप कह सकते हैं बेस्ट वे है हमारे पास। प्लाज्मा थेरेपी इज़ नो सिल्वर बुलेट। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी। एक इन्फोग्राफिक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इन्फोग्राफिक है, तो आप देख सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली ये है कि एक व्यक्ति जो ठीक हो गए हैं तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो निकाल कर दूसरे बीमार व्यक्ति को दी जाती हैं, और फिर वो व्यक्ति जो है वो ठीक हो सकते हैं। ऐसा इस थेरेपी में किया जाता है। अब अहमदाबाद में और दूसरी जगहों पर भी इसकी शुरुआत जो है वो प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 की शुरुआत हो जाएगी। अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं है कि 100% ये अप्रूव्ड है कि इसी से ही हम ठीक हो सकते हैं। नो, इसमें बहुत सारे रिस्क भी जुड़े हुए हैं। आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको डोनर चाहिए, फिर ब्लड बैंक चाहिए, मशीनरी चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए जो प्लाज्मा को निकाल सके, स्टोर कर सके। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। कुछ देशों ने इसको ट्राई किया है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, रिस्क भी हैं, मृत्यु भी हो सकती हैं। तो फिलहाल बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया है कि ये सिल्वर बुलेट नहीं है, यानी कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि ये प्लाज्मा थेरेपी से आप लोगों को ठीक कर पाएंगे। यू हैव टू वेट एंड वॉच, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और कोई भी दवाई जो है वो ऐसे ही नहीं दी जा सकती। आप रैंडमली लाखों लोगों को अगर कोई चीज़ हुई है तो आप रैंडमली किसी को भी उठाकर अगर उनको दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, रैंडमली इस प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि 100 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों को लेट्स से कोविड-19 हुआ है, तो उसमें से 50 लोगों को आप दवाई देंगे, 50 को नहीं देंगे, और जो 50 जो जिनको दवाई दी हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेस्ट की जाती हैं। उसके बाद किसी कोई जो मेडिसिन है, कोई दवाई जो है उसको एक अप्रूवल मिलता है। इट्स ए लेंथी प्रोसेस, और यही लेंथी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। यही तो साइंस है। साइंस में आपको रीज़न से, तर्क से, एविडेंस से आगे बढ़ना है, राइट? पॉपुलिज्म से नहीं। कोई चीज़ फेमस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है। तो साइंस जो है वो एविडेंस और रीज़न के ऊपर आगे बढ़ता है। यही चीज़ इस आर्टिकल में बताई है। और डियर फ्रेंड्स, कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आप PDF को डाउनलोड करने के बाद ये न्यूज़ आइटम्स जो हैं उसको अखबारों में पढ़ लीजिएगा, राइट? एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।